हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं अपने थोड़ा पेपर में बिजी था, तो इसलिए वीडियो वगैरह सब बंद हो गई थी। तो अभी शुरुआत करेंगे तो सब एक साथ ही करना स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, मतलब पढ़ेंगे जो भी जितना कर पाएंगे आज करेंगे। बाकी उसके बाद हम जो हमारे यूपीएससी का है वो भी स्टार्ट करेंगे पूरा सिस्टमेटिक से। प्रीलिम्स का पहले करेंगे, अब मेंस तो निकल गया, तो प्रीलिम्स का पहले करेंगे। फिर अभी जो हमारे यूपी में आ रहे हैं एक दो एग्ज़ाम, जैसे यूपी पीसीएस का हो गया और बिहार पीसीएस का भी करेंगे, और उसको भी बहुत सिस्टमेटिक से इतना इतना करेंगे कि निकल जाए हमारा। ठीक है। तो आज वार्म अप के तौर पे थोड़ा इकॉनमी पढ़ते हैं मुरनाल सर का। हमको पता है कि इस इकॉनमी के मतलब इनके हैंडआउट से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके 70 to 80% सॉल्व हो जाते हैं मुरनाल सर के हैंडआउट से। अगर आपने मुरनाल सर का वीडियो देखा है तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको वहाँ पर सब समझ आ गया है। बट अगर आपने नहीं देखा है, आपने कोर्स नहीं लिया हुआ था, तो ये समराइज किया है, मतलब ये मुरनाल सर के पूरे हैंडआउट को जो अराउंड आप देखेंगे तो अब तो 1300 पेज के अराउंड हो गई है। तो उसको समराइज किया है। एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके ओनर ने पार्टिकुलर बोला है कि हमारे चैनल को मेंशन करना। उन्हीं ने ये पीडीएफ समराइज किया है। उस चैनल का नाम है यूपीएससी पीआईक्यू चैनल। तो मैं इस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आई होप मुरनाल सर का ये हैंड आउट है उन्हीं से बनाया गया है पार्टिकुलरली, मेनली। तो सर भी गुस्सा ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बंद कर दिया जाएगा। अगर सर से या किसी भी अनअकैडमी से कोई भी इशू होगा तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये पीसीबी 11 का समराइज है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यूपीएससी पीआईक्यू चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से ये आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे वो लोग समराइज करके डालते रहते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको चल रहे हैं, पिलर 1 को स्टार्ट करेंगे। मैं बता चुका हूँ जितना बताना है, और चलते हैं थोड़ा पढ़ते हैं, फिर बात होती रहेगी बीच बीच में, तो टाइम मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हैंडआउट शुरू होता है हमारा मनी एंड बैंकिंग से। जो पिलर 1 है वो मनी एंड बैंकिंग है, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग ऐसे चलता रहता है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं, और इतना ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट पिलर 1 ये 1 जो है वो हो जाए, जो कि अगर आप उसमें देखेंगे तो अराउंड वो 40 पेज या 40 प्लस होता है। यहाँ पर हम उसको सारे इम्पोर्टेंट और फैक्ट सहित बिल्कुल फास्ट पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे बहुत वेस्ट कर दिया टाइम मैंने आपका, सॉरी फॉर देट। तो पहले जो इसमें सर बोलते हैं वो है बार्टर सिस्टम। मनी में जो सर फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं वो बार्टर टू कॉइन, बिटकॉइन। मतलब कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम था, मतलब आप कुछ कोई कमोडिटी देते हैं, जैसे आपके पास टमाटर है, किसी के पास गेहूं है, तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है। तो जिसको गेहूं की ज़रूरत है वो गेहूं ले लेगा, जिसके पास टमाटर की ज़रूरत है वो टमाटर ले लेगा। तो ऐसे बार्टर सिस्टम वर्क करता था, जो कि जब कोई मनी नहीं था, बिल्कुल मतलब एंशियंट पीरियड में, एंशियंट टू एंशियंट में जाइए, जब कोई मनी नहीं था तो उस समय बार्टर सिस्टम वर्क करता था, जो कि बिल्कुल नीड बेस्ड था कि आपको क्या नीड है। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम भी होंगी। तो बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप वैसे सोचिए कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम वो हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास टमाटर है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, मतलब हो सकता है कि टमाटर वाले को गेहूं की न ज़रूरत हो, उसको राइस की ज़रूरत हो। ठीक है। टमाटर वाले को राइस की ज़रूरत हो, तो वो आपसे नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो डबल कोइंसिडेंस वांट्स है वो होनी चाहिए, तभी आप, मतलब दोनों लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब जिसको आप टमाटर दे रहे हैं उसको टमाटर की ज़रूरत होनी चाहिए, और आपको गेहूं की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी टमाटर और गेहूं वालों को बनेगा।
लेकिन अगर उस टमाटर वाले को राइस की ज़रूरत पड़ गई तो वो गेहूं से क्यों क्यों गेहूं लेगा आपसे? तो दोनों की तरफ अगर वो वही कमोडिटी की नीड होगी तभी वो एक्सचेंज करेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मतलब इतनी सारी कमोडिटी हो सकता है किसी को कोई नीड हो, तो इसमें ये प्रॉब्लमेटिक है कि आपको दोनों तरफ से नीड होनी चाहिए, जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, तो हाई सर्च कॉस्ट, आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत पेरिसेबल कमोडिटी होती हैं जो ख़राब हो जाएं, ठीक है, वैल्यू लॉस हो जाए उनका, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, अब सर्च कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही होगा। सबसे पहले कहा जाता है कि मेसोपोटामियन जो ट्राइब थी उन्होंने बार्टर सिस्टम ट्राई किया था, ठीक है, यूज किया था। और इसके अदर जो, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि सब अभी जैसे कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, आपको गेहूं नहीं मिला तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे अब मैं गेहूं ही उगाऊंगा, क्या करूंगा अदर का, मैं टमाटर उगाना बंद कर दूंगा और गेहूं उगाऊंगा। सॉरी, ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि देखो भाई मुझे गेहूं तो मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं गेहूं उगाना ही बंद कर देता हूं, और सबसे अच्छा अब मैं चलता हूं टमाटर उगाऊंगा केवल, या टमाटर नहीं मिल रहा तो गेहूं। तो ये क्या करता है कि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को घटाता है। मतलब अगर यही मान लीजिए अगर मनी का इवॉल्वेशन ना हुआ होता तो सभी लोग केवल खेती ही कर रहे होते अपने खेत में, वो लोग क्यों सोचते उससे ज़्यादा? क्योंकि उनकी नीड ही नहीं पूरी होती, सब चीज़ें उनको करना पड़ता कि हाँ देखो ये नहीं मिल रहा है, हम यही करेंगे, हम ये उगाएंगे, मगर तो यहाँ पर बहुत तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और चांद और मार्स तक हम कैसे पहुँचते? तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। आई डोंट थिंक कि यूपीएससी वैसे पूछेगा, बट हो सकता है सीडीएस वगैरह में कभी टच किया है तो पूछ सकता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ मनी ये भाई सीडीएस में पूछा है, सीडीएस में पूछा है ये क्वेश्चन। आई थिंक यूपीएससी ने सीडीएस में भी और सीएपीएफ दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना। तो यहाँ पर याद रखना कि 3 फंक्शन होते हैं मनी के, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन कैसे याद रखना है? एम स्क्वायर, मतलब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि जब भी प्राइमरी फंक्शन बोले तो आपको एम स्क्वायर मतलब डबल एम की बात आ जाए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब आप पैसे देकर कुछ मतलब लेते हैं, या फिर ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है सभी के बीच में, ठीक है, मर्चेंट सेलर बायर के बीच में हो गया, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। फिर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब हर चीज़ का ये वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 इसके प्राइमरी फंक्शन है, मतलब 1 किलो टमाटर का कितना वैल्यू है, 10 किलो का कितना वैल्यूज हो गया, उसी के हिसाब से मेजर कर देगा। गेहूं की क्या वैल्यूज है, लेबर कैपिटल की क्या वैल्यू, तुम्हारे वर्क की क्या वैल्यू है, किसी प्रोडक्ट की, मतलब सबके मेजर कर सकता है वैल्यू, ओके, पैसा मेजर कर सकता है, ओके। तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गए। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया, ये आपको याद रखना है, एसटीडी, ठीक है। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप एक्यूमुलेट कर सकते हो पैसे को, 10,000 15,000 20,000 करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। तो स्टोर कर सकते हो, आपको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो बहुत सारे यूज करके, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एटीएम, इन सब का यूज करके आप वैल्यू और पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आप अपने वर्क की वैल्यू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी का यूज करके, ओके। और डिफ़र्ड पेमेंट, डिफ़र्ड पेमेंट मतलब सिंपल सा है कि ईएमआई सिस्टम, ओके। तो ईएमआई सिस्टम के एप्लीकेबल कैसे हो पाए, बिकॉज ऑफ मनी एवोल्यूशन, ठीक है। तो आप डिफ़र्ड मतलब जैसे आपने कोई फ़ोन लिया, 1 लाख का फ़ोन लिया, ओके, और उसको आप ईएमआई में मतलब 10-10 हज़ार करके दे सकते हो, तो डिफ़र्ड पेमेंट ये भी हमारा सेकेंडरी फंक्शन में आता है, ओके। फिर कंटीजेंट फंक्शन में जितने भी अदर फंक्शन है वो आएंगे, जैसे
टैक्सेशन हो गया हमारा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो गया, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको किसको कहते हैं, लैंड, कैपिटल एंड लेबर को, ठीक है। तो इन सबको एम्प्लॉय करने के लिए इन सब के भी वेजेस वगैरह जो होते हैं वो सब हमारे मनी के इवोल्यूशन से ही और मनी के आने से ही संभव हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो 3 फंक्शन ऐसे याद रखिए, भले आप एक्सप्लेनेशन भूल जाएं, बट प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में ही सबसे ज़्यादा आपको घुमाएगा, तो ये दोनों तो पक्का याद रखिएगा। फिर आ गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो कैसे मनी इवॉल्व हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर किससे, कमोडिटी के थ्रू था, ठीक है। कमोडिटी के बाद कमोडिटी में मेटालिक मनी आया, ठीक है। पहले देखो नीड बेस्ड था तो बार्टर सिस्टम था कि हाँ भाई देखो खाने को मिलना चाहिए, उस समय बार्टर सिस्टम था जो कि कमोडिटी बेस्ड था, ठीक है। कमोडिटी बेस्ड आप बार्टर सिस्टम में ला सकते हो। फिर मेटालिक मनी थोड़ा और इवॉल्व हुआ, राजा रानी के उसमें मतलब दस्तक लगे, उस पर फोटो लगा और वो एक्सेप्टेबल हो गया, तो वो मेटालिक मनी हो गया। बट एक्सेप्टेबल कब हुआ, वो जब वो मनी एक्सेप्टेबल, वो कॉइन एक्सेप्टेबल तभी हुआ जब उसकी कोई वैल्यू थी। मतलब जैसे पहले के कॉइन क्या होते थे, गोल्ड वगैरह के मोस्टली इशू होते थे, एक्सेप्शन होंगे बट मोस्टली किसके कॉइन होते थे, गोल्ड वगैरह के होते थे। फिर उस पर राजा रानी की जो फोटो वगैरह या फिर कोई भी कुछ कर दिया जाता था जिससे कि वो और लोगों में एक्सेप्टेबल हो जाए। तो पहली बात तो वो गोल्ड है और दूसरी बात किंग और क्वीन का उस पर कोई डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मेटालिक मनी, ठीक है। और फिर उसके बाद आया हमारा टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब जिसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू ना हो, जिसकी या उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से बहुत कम है, उसको हम टोकन करेंसी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आ गया बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी। तो कमोडिटी मनी का इंट्रेंसिक वैल्यू होता था। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब अगर आप उस कमोडिटी को मान लीजिए कि आप बार्टर सिस्टम में या आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं यूज करना चाहते तो अदर रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है। आज के पेपर को जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, इसको आप अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं यूज कर सकते तो आप इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगे कि देखो ये 100 रुपये का, मैं इससे कुछ खरीदूंगा नहीं, इसको मैं पैसे की तरह नहीं यूज करना चाहता, तो इसका और कोई यूज नहीं है, ओके। 1 मिनट, यस। तो उसका इसका और कोई भी यूज नहीं है। बट अगर पहले का ये गोल्ड कॉइन मान लीजिए, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ भी होना लाजिमी है। ये गोल्ड कॉइन है, अगर वो इंसान चाहे कि देखो ये गोल्ड कॉइन को मैं कॉइन की तरह नहीं यूज करना चाहता तो उसको क्या अंगूठी बना के पहन सकता है पिघलाकर, ठीक है। तो इसका अदर यूज है। तो इस गोल्ड कॉइन का तो इंट्रेंसिक वैल्यू है बट इसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं, ये जस्ट एक पेपर है, वेस्ट है। अगर ये मनी नहीं है तो इट इज़ अ वेस्ट। इसीलिए तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो ब्लैक करेंसी थी उसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इसीलिए कहते थे लोग बहा रहे हैं पैसा नदियों में वगैरह में, गंगा वगैरह में, ठीक है। तो पेपर करेंसी का कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, इसको मनी के अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकता। बट गोल्ड करेंसी का, कमोडिटी का, मेटालिक मनी का इंट्रेंसिक वैल्यू है। इसको अगर हम पैसे की तरह ना यूज करके और भी किसी तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो जैसे कमोडिटी मनी आप समझ चुके होंगे, बहुत सारे कमोडिटीज़ मनी है, जैसे बीन्स हो गया, बोन्स हो गया, पेबल्स हो गए, ठीक है। ये सब कमोडिटी मनीज है, ठीक है। हाथी के दांत हो गए या फिर और भी मतलब जो कमोडिटी की तरह यूज किया जाता है, सीप हो गए, वो सब यूज किया जाता था। मेटालिक मनी मैंने बता दिया, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, ये सब मेटालिक, इनका भी इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, ओके। अब जल्दी जल्दी करते हैं। फिर और भाई कॉइन का जो हो नितिन सिंह गानिया से पढ़ लेना, वहाँ से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब पूरा आता है, कभी कभी पूछते हैं। आ गया फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन मतलब क्या, जिसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, मतलब जिसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू, मैंने बता दिया इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है,
वो फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, इंट्रेंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, फुल बॉडीड कॉइन है। जैसे वेट 1 मिनट्स, मान लीजिए ये एक कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, और ये 100 रुपये का है, और ये गोल्ड कितने ग्राम का है, मान लीजिए 1 ग्राम का। 1 ग्राम गोल्ड का आज अभी कितना चल रहा है, आई थिंक 8000 रुपीज़, आई थिंक, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट 8000 रुपीज़, 100 रुपये लिखा हुआ है कॉइन पे है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है 1 ग्राम गोल्ड की, वैसे तो ये कॉइन है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है जिस पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिस पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर रहा है वो फेस वैल्यू है, ओके। बट जो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो उसका वजन है, उसकी वैल्यू है जो अदर, मतलब अगर फेस वैल्यू पर ना यूज करके हम उसको पिघला दें तो कितना आएगा, वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो इट इज 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू एंड 8000 इज अ इंट्रेंसिक वैल्यूज, ओके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, बाकी अभी समझ जाएंगे। तो अब इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 8000, इट इज मच मोर देन 100 रुपीज, तो इट इज अ फुल बॉडीड कॉइन्स, मतलब पूरा बॉडी बनी हुई है इस कॉइन की, ठीक है। फिर टोकन करेंसी, आज के कॉइन को देख लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपये लिखा हुआ है, 100 रुपये पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाएगा। ये वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 100 रुपये की कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है इस कागज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये होगी, ये भी कम 0.5 पैसा हो सकता है, 50 पैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फेस वैल्यू जो आपकी है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसके इंट्रेंसिक वैल्यू से। ये 100 रुपये क्या है फेस वैल्यू, और इंट्रेंसिक वैल्यू ये कितने किलो का पेपर होगा आप खुद समझिए, 1 किलो मतलब ग्राम में होगा, और ग्राम क्या रद्दी के भाव जाएगा, तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, बहुत कम। तो ये चीज़ टोकन करेंसी, ओके, समझ आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाकी ये आप पढ़ना, जो भी लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा कुछ करने की वो नहीं है, ठीक है, बाकी ये देख लेना अपना। ये डिवेसमेंट समझ लेते हैं थोड़ा। डिवेसमेंट क्या होता है, जब ये जैसे कोई मान लीजिए ये कॉइन है, ठीक है, ये 1 ग्राम का पहले था, 100 रुपये लगा हुआ था इस पे, 1 ग्राम गोल्ड था, 100 रुपये लगा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर इस कॉइन को 100 रुपये ही लिखा हुआ, फेस वैल्यू नहीं चेंज हुई, बट ये 0.5 मिलीग्राम हो गया, तो इसका भार, इसका वजन, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कम हो गया, इट इज कॉल्ड द डिवेसमेंट, ओके। यहीं पर हम समझ लेते हैं रीडिनोमिनेशन, अभी आएगा आगे, बट यहीं पर समझ। रीडिनोमिनेशन क्या है, फेस वैल्यू को चेंज करना, ओके। रीडिनोमिनेशन मीन्स इट इज 100 रिटर्न 1 ग्राम, नाउ रीडिनोमिनेशन करके इसको हमने 500 कर दिया, उतना ही यहाँ पर वजन है, बट इसका रीडिनोमिनेशन, इसका फेस वैल्यू हमने चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड रीडिनोमिनेशन। जब इंट्रेंसिक वैल्यू चेंज हुआ, कॉल्ड डिवेसमेंट। आई होप कुछ समझ में आया, फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक कॉइनेज एक्ट है 2011 जो कि प्रोहिबिट करता है कि देखो भाई आप कॉइन वगैरह मेल्टिंग नहीं करोगे, जो है उसके इंट्रेंसिक वैल्यू का यूज नहीं करोगे, उसको फेस वैल्यू की तरह यूज करोगे। तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप बिल्कुल नहीं मिंट कर सकते कोई भी कॉइन को, ठीक है, ओके। तो अगर पूछे यूपीएससी कि कोई प्रीशियस मेटल है जैसे गोल्ड कॉइन या कुछ है और पेपर करेंसी है, तो किसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो मेटल की है, पेपर करेंसी की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है या बहुत मिनिमम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो पेपर करेंसी में, पेपर मनी में कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, ओके।
अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि CDS में पूछा हुआ, आई थिंक UPSC ने IAS एग्ज़ाम में भी पूछा है। ठीक है, समझते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि हम समझेंगे यहाँ पर कि मेन रूप से कि लीगल टेंडर या हम जो मनी यूज करते हैं इसकी इतनी लायबिलिटी या इस पे इतना कॉन्फिडेंस लोगों को क्यों होता है। सभी मनी तो हम यूज नहीं कर सकते। हम अभी पेपर पे काट के 100 रुपये लिख के दे दें किसी को, कोई लेगा नहीं लेगा। तो क्यों इतना ट्रस्टेबल है ये, तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो किसी को लीगल टेंडर होने के लिए, ये बिल्कुल चल नहीं रहा, किसी चीज़ को किसी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी मनी है, उसको लीगल टेंडर मनी तभी कहेंगे जब वो दो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि वो फियाट मनी होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इट शुड बी फियाट मनी। ओके, एंड सेकेंड इज अगर उसको लीगल है, वो लीगल टेंडर तभी कहेंगे जब कोई जो रिसीवर है मनी का वो मना न कर पाए, या लेंडर कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। मतलब अगर आप बाय करने जा रहे हो कुछ तो वो मना नहीं कर सकता सेलर कि मैं ये पैसा नहीं लूंगा। ओके, सो कांट रिफ्यूज। ओके, एंड वो फियाट मनी होनी चाहिए। आप कहोगे फियाट मनी क्या है? फियाट मनी वो मनी है जो फर्स्ट, ये भी दो कंडीशन पूरा करना चाहिए, जो फर्स्टली मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो, मतलब जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो वैल्यू को मेजर कर सके, पहला कंडीशन। ठीक है, जैसे 100 रुपये है वो वैल्यू को मेजर करे। कोई कॉफ़ी कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, तो वो वैल्यू मेजर कर रहा है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो वो जो आपका कॉइन है वो वैल्यू, कॉफ़ी का वैल्यू मेजर कर रहा है, तो वो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन जो है वो होना चाहिए कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू की हो। सेंट्रल अथॉरिटी, किंग, क्वीन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी का उस पर सिग्नेचर हो, उसने इशू किया हो, तो वो फियाट मनी है। तो फियाट मनी फर्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड सेकेंड थिंग इज सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया हो, तो वो फियाट मनी हो जाएगी। एंड फियाट मनी प्लस लेंडर और सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट कॉल द लीगल टेंडर। दोनों का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब उल्टा हम देखें कि फियाट मनी होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल जरूर होनी चाहिए। पहले की व्हिच कैन मेजर वैल्यू, मतलब फिजिकल करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो मेजर कर सके वैल्यू को। अगर मैं कहूँ कि आपका डेबिट कार्ड है या चेक है, क्या वो वैल्यू मेजर कर सकता है? सोचिए जरा, कर सकता है वो वैल्यू मेजर? नहीं कर सकता वो मेजर वैल्यू। भले वो सेंट्रल बैंक के द्वारा या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ हो, बट वो अब डेबिट कार्ड कितने, एक डेबिट कार्ड एक चाय, दो डेबिट कार्ड दो चाय, या एक डेबिट कार्ड 1 किलो सेब, दो डेबिट कार्ड 2 किलो सेब, या एक डेबिट कार्ड 1 दिन का वर्क, दो डेबिट कार्ड। आप वो जो डेबिट कार्ड है, जो आपका चेक है, जो आप मतलब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हो, दे ऑल आर इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या कहा? इंस्ट्रूमेंट। वो मनी को निकालने का, मनी को यूज करने के इंस्ट्रूमेंट है। दे आर नॉट मनी, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट। ओके, तो फियाट मनी होने के लिए फर्स्ट मेजर कर सके वैल्यू को, और सेकेंड किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। ओके, प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो कॉइनेज एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉइन इशू करती है 50 पैसे से 20 रुपये तक कॉइन इशू किया जाता है डिनोमिनेशन में। ठीक है, और 1 रुपये का जो नोट होता है, हमको पता है फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो साइन करते हैं। आरबीआई एक्ट के 1934 के अंडर आरबीआई जो है वो करेंसी नोट इशू कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपीज एंड कॉइन, तो करेंसी नोट आरबीआई इशू कर सकता है। ये सब तो आप पढ़ लेंगे खुद से।
फिर लीगल टेंडर क्या है, मैंने बताया पहले वो फियाट मनी होनी चाहिए। फियाट मनी होने के लिए दो कंडीशन है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड लीगल टेंडर होने के लिए तो पहला फियाट मनी होना चाहिए और तीसरा वो लेंडर या सेलर या कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, अब हम बिटकॉइन की बात करें, कह रहे हैं ये फियाट मनी नहीं है। क्यों नहीं है फियाट मनी? क्योंकि पहले कंडीशन मेजर तो कर सकता है वैल्यू, बिटकॉइन को आप तोड़ सकते हो उस पर मिनी अमाउंट में, ठीक है, बट वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे इशू किया नहीं, उसको पता नहीं किसने इशू किया, अब तक पता भी नहीं चला, सतोशी नाकामोटो पता नहीं कौन, ठीक है। तो वो इसीलिए वो फियाट नहीं है क्योंकि वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे इशू नहीं किया है, ठीक है। बल्कि अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज में लीगल टेंडर है, जैसे एल साल्वाडोर है, वहाँ पर बिटकॉइन क्या है, लीगल टेंडर है, मतलब वहाँ लीगली एक्सेप्टेबल है सब, ठीक है, बट वो फियाट मनी नहीं है। कमोमरेटिव कॉइन की बात करें तो अभी ये सब भूल जाओ, ये सोचो कमोमरेटिव कॉइन मेजर कर सकता है वैल्यू को, आप कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर 10 रुपये का कमोमरेटिव कॉइन या 100 रुपये का कमोमरेटिव कॉइन इशू हुआ तो मेजर तो कर ही लेगा वैल्यू को। सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया, बिल्कुल गवर्नमेंट ही कमोमरेटिव कॉइन निकालती है, गांधी जी की जयंती पे निकाल दिया, पटेल जी की जयंती पे निकाल दिया, अब्दुल कलाम जी पर की जयंती पे निकाल दिया, तो ये कमोमरेशन में निकाल देते हैं कॉइन, गवर्नमेंट ही निकालती है। बट क्या मैं वो कमोमरेटिव कॉइन कोई सेलर जो है, वेंडर्स जो है, वो बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं एक्सेप्ट करेगा, भले उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, सोने का भी क्यों ना हो, बट अगर सेलर चाहे तो वो कह सकता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। बात तो अलग है कि अगर उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सेप्ट कर, बट वो फेस वैल्यू की तरह यूज नहीं किया जाए, सो इट इज़ ए नॉट लीगल टेंडर। तो कम्यूमरेटिव कॉइन फियाट मनी तो हो गया क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करता है, बट लेंडर या सेलर बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, याद रखना कॉइन जो होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं और करेंसी जो होती है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है, नोट्स जो होते हैं करेंसी नोट, ठीक है। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर जो होते हैं उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, बट जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2017 वो कहता है कि देखो 2 लाख के ऊपर आप कैश नहीं कर सकते, उसके बाद आपको नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस और अदर मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करना, चेक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे हमारे ब्लाइंड पीपल, कुछ लोग जो हैं हमारे जो स्पेशली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न बनाए गए, मतलब कि वो कैसे नोट का यूज कर सकते। तो अगर हम अब स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हमारे नोट में जो 500 की या 100 और 100 की नोट, उसमें कुछ ब्लीड दी गई है जिसको वो टच करके पता कर सकते हैं। बट अगर वो ऐसा नहीं तो एक मनी ऐप है। मनी ऐप किसके लिए, इसे याद रखो, मनी ऐप किसके लिए, तो ये ब्लाइंड पीपल को हेल्प करने के लिए मनी आइडेंटिफिकेशन में। तो ये आइडियो वाइब्रेशन देता है, बट एक बात याद रखना है यहाँ पर जनरली कि मनी ऐप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैं जो रुपीज़ है वो फेक है या नहीं। तो ये केवल पैसा बता सकता है कि 500 का है कि 100 का है कि 50 का है कि 20 का है कि 10 रुपीज़ है नोट, ये बता सकता है, बट आपको ये नहीं बताएगा कि ये फेक मनी है या फिर ओरिजिनल। ओके, बाकी ये देख लेना, हमारे पता है हमको कि जो करेंसी में नोट हमारी आई है उसमें 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज हैं, 8 शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेज हैं, ओके, बट हमारे करेंसी नोट में ओनली 17 लैंग्वेज का यूज किया गया, मतलब लिखने के लिए उसमें 17 लैंग्वेज यूज हुई हैं। हमको पता है कि पहले हमारे जो लैंग्वेज थी वो 14 के अराउंड थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐड होती गई, ठीक है। पहले 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी आई, सिंधी आई, ओके, सिंधी ऐड हुई। फिर उसके बाद 1991 में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया, नेपाली, फिर आई थिंक मणिपुरी एंड संथाली आई,
ठीक है, नहीं सॉरी, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी है, कोंकणी। फिर उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अराउंड हमारी है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, याद रखना, देख लेना अपना वहाँ से, वो पता चल जाएगा। फिर आई प्रोमिस टू पे द बियरर, ये हम देखते हैं नोट पर लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आपकी 100 रुपये की नोट है, वो अगर थोड़ा फट गई या पुरानी हो गई, या आप उसको लेकर जाते हैं बैंक में, तो उसको लेकर आप कोई न्यू नोट 100 रुपये की ले सकते हैं, या 100 रुपये की न्यू नोट दे देगा, या क्या कहेगा वो, उसको कन्वर्ट करके 10 की 10 कह सकता है, 10 रुपये की 10 नोट कर सकता है, ठीक है, या 20 रुपये की 5 नोट कर सकता है, या 50 की 2 नोट कर सकता है। तो इसके लिए प्रॉमिस करता है आरबीआई कि हम उसको पे करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो ये नोट है वो 0 इंटरेस्ट रेट, मतलब इस पे कोई हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, हम रखे रहे, हम उसको आरबीआई के पास लें तो उसी इक्वल वैल्यू में हमको दे देगा। वो बात अलग है, आपकी सेविंग अकाउंट है या डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, बट आपके पास है तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। और ये एनोनिमस बियरर है, जो करेंसी नोट होते हैं वो एनोनिमस बियरर होते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। आपके 100 रुपये का नोट है, आपने किसी को दिया तो आपका नाम उस पर नहीं लिखा है, उसको कोई और यूज कर सकता है, उसने किसी को दिया वो कोई और यूज कर सकता है। तो ये एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब कोई भी, बियरर मतलब रख सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। 0 इंटरेस्ट रेट मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंटरेस्ट लिंक्ड नहीं है कि आपने कोई नोट अपने पास 10 साल रखा तो अब उस पर जाकर आप इन्फ्लेशन हो गया तो इंटरेस्ट मांगते थे, आरबीआई नहीं देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रोमिसरी नोट तो बोलते हैं, हो सकता है अदर कंट्री के लिए प्रोमिसरी नोट ये हो, क्योंकि ये प्रॉमिस करता है कि हाँ फेस वैल्यू पर आपको इसको एक्सचेंज करके देंगे, ठीक है, तो इसलिए प्रोमिसरी नोट। बट अगर हम अपने इंडियन करेंसी एक्ट की भी बात करें तो उसमें भी करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं कहा गया है। और अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें वहाँ पर भी इसको, हमारे इंडियन करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं कहा गया है। तो ये पीवाईक्यू पर डिफरेंट डिसाइड करता है कि वो किस, अगर वो जनरल लेवल पे पहुंचा तो करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो नहीं है, ओके। डिमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, ठीक है, हमने देखा वो, ये इतना याद रखो कि ये जो 2017 या 16 का हुआ था वो फर्स्ट नहीं था, उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो इट वाज नॉट अ फर्स्ट, ओके, इतना ही याद रखो। डिमोनेटाइजेशन में मतलब क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन मतलब यू आर विदड्रॉइंग द लीगल टेंडर ऑफ दैट मनी। लीगल टेंडर मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, लीगल टेंडर क्या है। लीगल टेंडर कोई कैसे होगा? फर्स्ट वो फियाट मनी होना चाहिए, सेकेंड मैंने क्या बताया कि लेंडर सेलर कैन नॉट रिफ्यूज, मतलब कंपेल टू एक्सेप्ट, ओके। तो लीगल टेंडर जैसे विड्रॉ किया ये चला गया, नाउ सेलर नाउ लेंडर कैन नॉट आर नॉट कंपेल टू एक्सेप्ट योर मनी। 500 का जो उसने 500 और 1000 का लीगल टेंडर विड्रॉ किएगा वही डिमोनेटाइजेशन है। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी आप लेकर जाओ पुरानी नोट, तो एक्सेप्ट करने के लिए वो कोई सेलर बाउंड नहीं है, जबकि उस पर लिखा है वो मेजरमेंट भी कर सकता है, वैल्यू उसको किसी ने सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया था, इसलिए वो फियाट मनी अभी भी है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है, ओके। ये 2000 का बैंक नोट जो है, ये इतना ही याद रखो कि उसका प्रिंटिंग बंद कर दी गई है, बट वो डिमोनेटाइज नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी लीगल टेंडर है, बट उसको सर्कुलेशन से ही जस्ट विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है, याद रहे तो ठीक। गुड वर्सेस बैड मनी, क्या है गुड वर्सेस बैड मनी? तो यहाँ एक ग्रेहम लॉ है जो मॉनेटरी प्रिंसिपल का कहता है कि जो बैड मनी होती है, बैड मनी जो होती है वो ड्राइव्स आउट गुड मनी, ओके।
जैसे कहते हैं इफ़ टू फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी इज सर्कुलेशन एक्सेप्टेड बाय लॉ विथ सिमिलर फेस वैल्यू देन मोर वैल्यूएबल कमोडिटी विल ग्रेजुअली डिसअपियर इन सर्कुलेशन। जैसे मान लीजिए कि ये गोल्ड कॉइन है, ये गोल्ड कॉइन है और ये हो गया आपका आयरन कॉइन, यस ठीक है, आयरन कॉइन या कॉपर निकल कॉइन हो गया, कॉपर कॉइन हो गया। गोल्ड कॉइन पे भी 100 रुपये लिखा हुआ है, उतने ही ग्राम का है, और इस पे भी 100 रुपये लिखा हुआ है। तो आप ये बताओ, अगर मार्केट में आता है, मार्केट में आयरन कॉइन भी है, गोल्ड कॉइन भी है, तो मार्केट में लोग क्या करेंगे, जो गोल्ड कॉइन है इसको लोग इकट्ठा करने, होल्डिंग करने में ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसको कैसे मैं इकट्ठा कर लूँ और अपने पास रख लूँ, ठीक है। तो ये होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे लोग, ये ग्रेसम लॉ कहता है। तो अब बताइए, जो ये होल्ड करना जो स्टार्ट कर दिए, ये तो होल्ड हो गया। अब मार्केट में केवल आयरन की कॉइन है, क्योंकि गोल्ड का क्यों इसका, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो लोग इसको इकट्ठा करने में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखेंगे और आयरन कॉइन को यूज करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, जबकि फेस वैल्यू तो दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये बैड मनी हो गया यहाँ पर, ये गुड गोल्ड वाला गुड मनी हो गया। तो बैड मनी ने मार्केट से गुड मनी को ड्राइव आउट कर दिया, बाहर मार दिया, धक्का मार दिया, लात मार के निकाल दिया, चला जा मेरे मार्केट से, ठीक है। तो यही हो गया, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ओके। तो बैड मनी आयरन ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट, ओके, आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन है, उसी पे वर्क करता है, देख लीजिएगा। रीडिनोमिनेशन मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि चेंजिंग द फेस वैल्यू ऑफ लीगल टेंडर, ओके। बैंक मनी और डिपॉजिट मनी, बैंक और डिपॉजिट मनी कैसे हो, जैसे कि अगर हम पेपर और जैसे चेक की बात करें, डिमांड ड्राफ्ट की बात करें, चेक तो सबको पता है क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड किया आपने, ड्राफ्ट बनाकर दे दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक के पास गए, एसबीआई के पास आप गए, अगर लंच नहीं है तो, लंच है तो कुछ काम होना नहीं है, ठीक है। आप एसबीआई के पास गए, आपने उनको 1000 रुपये दिया कि देखो भाई 1000 रुपये ले लो और मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दो। वो आपको एक पेपर देखें, जैसे लाइक गिफ्ट कार्ड होता नहीं हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड हो गया, अमेजोन गिफ्ट कार्ड हो गया, वैसे आपको गिफ्ट कार्ड आपको देंगे, वो 1000 का बना के। अब आप वो किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, वही डिमांड ड्राफ्ट हो गया। आप वो किसी को भी दे सकते हो और वो उसको यूज कर सकता है, वो जाएगा बैंक में एसबीआई में और उसको इनकेस कर लेगा, 1000 रुपये उसको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब डिमांड ड्राफ्ट के बारे में क्या आप समझिए। डिमांड ड्राफ्ट, पहली बात कि ये प्रीपेड है, मतलब पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी एसबीआई वाले बिना लंच टाइम पे इशू करेंगे 15 दिन दौड़ाकर। तो पहली बात ये प्रीपेड है, ओके। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द केस में जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इनकेस करने वाला जिसको आप देंगे वो बिना बैंक अकाउंट के जाकर ये पैसा निकाल सकता है, ले सकता है एसबीआई से। तो ये भी याद रखना, अगर यूपीएससी हो सकता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में वो दिमाग लगाए और ऐसा पूछ ले, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। तो आपका ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट। और ओवर ड्राफ्ट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ओवर ड्राफ्ट मतलब आपके पास बैंक अकाउंट है, आप गए शॉपिंग करने, ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट में 2000 रुपये हैं, जीएफ ने कहा कि ये 3000 की ड्रेस पसंद आ गई उसको। अब आप 1000 रुपये ओवर ड्राफ्ट के थ्रू, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है कि हाँ मुझे कभी प्रॉब्लम में हो तो ऐसा आपको देना पड़ेगा, तो बैंक आपको ओवर ड्राफ्ट दे देगा 1000 रुपये पे। ये लोन नहीं है, ये लोन मतलब लोन ही बोल सकते हैं, बट लोन इज लाइक अ लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द ओवर ड्राफ्ट। जब आपके बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस हो तो आप इसको ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आई होप आप अंदर।
चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है, इतना ही। अगर CTS कभी पूछे कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कौन और ऑपरेट करता है, तो याद रखना NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, NPT है, ठीक है, पता नहीं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ओके, ये NPCI जो है, इसी ने चेक सिस्टम, UPI सिस्टम, अदर जो IMPS सिस्टम, ये सब इसी ने डेवलप किया है, ठीक है। भीम जो ये होता है उसको भी इसी ने डेवलप किया है। वो ये जो हमारे नेशनल जो ATM जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है उसको भी इसी ने डेवलप किया है। फास्टैग सिस्टम को भी NPCI ने, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम या पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, बिल्कुल ये नहीं ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करता है या कुछ मत याद करना, बस इतना याद रखो कि CTS और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, तो ये चेक से रिलेटेड है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट थ्रू द चेक फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक सिक्योरली, सिक्योरिटी के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये समझना होगा तो बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट, ये सब ये थोड़ा देख लेना आप लोग कि ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, वो जितने भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इन सब को रेगुलेट होते हैं इसी एक्ट के द्वारा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के द्वारा 2007 का जो RBI रेगुलेट करता है उन सबको। कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो CBC है RBI का, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या वेब प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, मतलब सभी बैंकों का डाटा मैनेजिंग, ऑपरेटिंग या फिर ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइड करना, इन सब के थ्रू कोर बैंकिंग सोल्यूशन वर्क करता है। RBI का कौन सा कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, तो इक्वेयर है। अदर बैंक के भी जैसे फिनेंशियल सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो गया। ओके, अब आ जाते हैं हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, ट्रांजैक्शन लिमिट। सबसे पहले जो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, सबसे पहले हम सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम देखते हैं, वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन था, याद रखना। ये सेंट्रलाइज पेमेंट मतलब ट्रांसफरिंग द पेमेंट, तो RTGS एंड नेफ्ट, ये RBI अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन से रेगुलेट और ऑपरेट करता है, और ये NPCI ऑपरेट करता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, याद रखना तीनों जो हैं वो 24/7 मतलब हर दिन हर टाइम ऑन रहते हैं, कभी ये बंद नहीं होते। फिर एक बात और याद रखना कि जो नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इमीडिएट, ये नॉर्मल लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए। और RTGS याद रखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब लार्ज फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है RTGS। ओके, और मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। यस, जो RTGS है, RBI ने अनाउंस किया कि जो नॉन बैंकिंग इंटिटीज़ हैं, जैसे मोबीक्विक हो गया या फिर फ़ोन पे हो गया, ये सब अदर्स हैं, अमेजोन पे हो गया, ये सब भी यूज कर सकते हैं नेफ्ट एंड RTGS को। मतलब इनके थ्रू भी अब पैसा लोग या बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, टाटा जी तो भाई उनके लिए वो अब जानते ही होंगे, सुना ही होगा, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए। ओके, और इसको भी मतलब जो IMPS है उसको पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वो भी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्री मतलब पहले से जो पेड हों, जैसे कि अमेजॉन पे कैसे वर्क करता है, अमेजॉन पे वर्क करता है जब आप उसमें पैसा ऐड करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। मोबाइल वॉलेट हो गया, ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इन सब भी लोग IMPS का यूज कर सकते हैं। ओके ओके, कितना हो गया, आज थोड़ा ही पढ़ना है, बाद में जब आप लोग कहेंगे तो शुरू करें। 44 मिनट,
ओके, लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है? जैसे लाइट वेट मतलब बहुत हल्का है, बहुत कम इंटरनेट लेगा, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लाइट है, सब कुछ हल्का है, मतलब कम चीज़ों पे ही, कम लोगों से ही चल जाएगा, कम नेट से, कम इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये कम नीड से ही और कम ज़रूरतों से भी चल सकता है। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि कोई इमरजेंसी बैकअप है, आरबीआई ने इसको क्रिएट किया है इमरजेंसी बैकअप, जैसे आरटीजीएस, यूपीआई सिस्टम, ये सब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बंद हो जाए तो ये बेयर मिनिमम स्टाफ से लाइट वेट पेमेंट जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो वर्क कर सकता है, लोगों का काम ना रुके। जैसे मान लो डिजास्टर आ गया किसी एरिया में, वहाँ पर बिजली, पानी, नेटवर्क सब बंद, स्टॉप, वार हो गया, स्टॉप, तो वहाँ पर अब क्या, वहाँ पर आप ये तो नहीं कि चलो अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर आप इसके थ्रू पेमेंट का जो है वो ट्रांसफ़र कर किया जाएगा। फिर अब एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए, पहले ईयर याद रख लीजिए, 2008 में ये फॉर्म हुई अंडर कंपनी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब इनका जो प्रॉफिट निकलता है वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करते हैं, बिजनेस बढ़ाएंगे प्रॉफिट होगा और बिजनेस में लगाएंगे और प्रॉफिट होगा और लगाएंगे। फाउंडर कौन है? 10 बैंक्स हैं, 100 करोड़ कैपिटल से स्टार्ट किया था, कुछ नए जो टेक हैं, जो नए पेमेंट टेक हैं वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इसके स्टॉक होल्डर हैं, बट पहले से 10 बैंक्स ही थे। ओके, तो एनपीसीआई ने बनाया यूपीआई टेक्नोलॉजी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अब बहुत सारे पेमेंट ट्रांसफ़र ऐप चल रहे हैं, जैसे पेटीएम वगैरह यूपीआई टेक्नोलॉजी पे ही चल रहे हैं। आईएमपीएस जो एनपीसीआई का है वो भी यूपीआई टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। तो डिजिटल पेमेंट बेस्ड ऐप आईएमपीएस फीचर्स, क्यूआर कोड स्कैन करना है, अकाउंट लिंक करो और पैसा ठकेल दो। तो पुश मतलब क्या होता है? पुश और पुल दोनों फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। पुश मतलब ढकेल रहे हो किसी को, जाओ जाओ। पुल मतलब खींचना, वो मतलब आप किसी को खींच रहे हो या खींच के वो कोई निकाल रहा है, उसको पुल कहते हैं। ठीक है, तो पुश ट्रांजेक्शन एंड पुल ट्रांजेक्शन दोनों पर। पुश मतलब आप खुद पेमेंट कर रहे हो, पुल मतलब वो खुद अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। जैसे जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, एसआईपी जब ऑटोमेटिक पेमेंट उसमें होता रहता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट या म्यूचुअल फंड कोई होता है, तो उसमें जब आप ऑटोमेटिक पेमेंट स्टार्ट कर देते तो वो मंथ के एंड में वो अपने आप काटता रहता है, तो वो पुल ट्रांजेक्शन हो गया। और ये जब आप खुद करते हो तो पुश ट्रांजेक्शन हो जाता है। और ये एक बात याद रखना कि ओके, एक बात याद रखना कि जो हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी है, क्या हो गया, सॉरी, ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुश एंड पुल ट्रांजेक्शन है, और यूपीआई ने कुछ कंट्रीज के साथ से जो कोलैबोरेट भी किया, जैसे सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो यूपीआई टेक्नोलॉजी में टूरिस्ट जो हैं वहाँ भी यूज किया जा सके, देख लेना। फिर डेली ट्रांजेक्शन लिमिट जो यूपीआई में है, ये एक बात इसमें सिर्फ याद रखना कि जो यूपीआई में डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट है। मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ, मेरे लिए 5 लाख हो गए। वो रिटेल पेमेंट जो करता है उसके लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख रुपए हो गए। मार्केट, कैपिटल मार्केट में यूज करना है 2 लाख हो गए। तो यूपीएससी अगर ये पूछे कि आप ये बता दो मुझे यूपीआई में जो ट्रांजेक्शन है इट इज़ 1 लाख फॉर ऑल द पीपल्स, या 1 लाख is a maximum limit that UPI transaction can happen in one day. No, other people can do the 5 lakhs too. Okay? तो ये आप याद रखना, बस इतना ही याद रखना इसमें। फिर एक बात याद रखना कि जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है वो फीचर फोन में, मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उसमें भी वर्क करती है। ये इकोनॉमिक सर्वे का ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो टोटल पेमेंट हुए हैं ऑनलाइन वो 8,840 करोड़ हुए हैं, उससे ज़्यादा, जिसमें से मोर देन जो हुआ है वो
यूपीआई शेयर से हुआ है डिजिटल पेमेंट। ओके, यूपीआई लाइट क्या है, सबको पता है। यूपीआई लाइट क्या है, जैसे कि आपका जैसे होता है कि बैंक का इशू रहता है, पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता, बैंक का इशू रहता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। आप इसके थ्रू ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मतलब बैंक का सर्वर का इशू तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब आप पेमेंट इसमें आप पहले पैसा यूजर इसमें मनी ऐड करता है और यूपीआई लाइट वॉलेट के थ्रू वो पेमेंट कर सकता है, बैंक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसमें अराउंड मतलब ये याद रखना कि अप टू 2000 ही अभी तक ऐड होता है यूपीआई लाइट में। तो इसकी एक लिमिट है कि आप कितना यूपीआई लाइट में यूज कर सकते हैं और कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई लाइट से। ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए इससे कर सकते हैं। ओके, यूपीआई लाइट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट, टैप एंड पे, ये सब आप देख लेना, कॉन्टेक्टलेस फास्टर, ये सब ठीक है। कन्वर्जेशनल पेमेंट मतलब आप चिट चैट करके, बात करते हुए, टेस्ट करते हुए भी हेलो यूपीआई, हेलो चैट जीपीटी इतना पैसा ट्रांसफ़र करो, हेलो एआई इतना ट्रांसफ़र करो इस अकाउंट पे, तो आप ऐसे भी तो यूपीआई का यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मतलब उस पर यूपीएससी प्री में क्या करता है, कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट वी कैन डू थ्रू द यूपीआई। तो हम बात करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम पुश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पुल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, हम बैंक सर्वर इश्यू हो तब भी क्या यूज कर सकते हैं, हाँ यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो आपको ये पार्टिकुलर क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा बट ऑप्शन में आएगा। प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि ये इट इज़ ए लाइक का ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड। जैसे कि आपको प्री सैंक्शन कर दिया कि आप देखिए आपकी क्रेडिट कार्ड की जैसे होता है ना, क्रेडिट कार्ड आप 2 लाख आपकी क्रेडिट कार्ड 2 लाख का मतलब आपकी जो एक्सपेंडिचर आप कितना कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, वो 2 लाख ही है। तो आप 2 लाख तक ही करिए, प्री सैंक्शन है, मतलब आप इतना खर्च कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। तो ऐसा क्रेडिट लाइन जैसे हम अदर कंट्रीज़ को भी दे, जैसे श्रीलंका को दिया था कि हम 1 बिलियन या कितना भी डॉलर और कितना भी पैसा आप मनी हमारे बैंक से ले सकते रहेगा, तो बैंक में ही। अब ये जो क्रेडिट है ये तो बैंक में ही अभी पैसा आप यूज कर सकते हैं ला कर। आपने मान लीजिए 2 लाख में 1 लाख यूज किया, ठीक है, तो आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 1 लाख हो, तो ये हो गया आपका प्री सैंक्शन, मतलब पहले से सैंक्शन हो गया। क्रेडिट मतलब पैसा और लाइन मतलब आप वो लाइन मतलब आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं जब तक वो आपका लिमिट है। फिर प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, ओवरड्राफ्ट एंड यूपीआई। यूपीआई पे भी आप प्री सैंक्शन ले सकते हैं, ये हुआ भी है, ठीक है। बाय नाउ पे लेटर हो गया, ये सब कैसे प्री सैंक्शन पे यूज करते हैं, मतलब अभी आप खरीद लो बाद में पैसा दे देना। तो ओवरड्राफ्ट यूपीआई में भी ले सकते हैं आप। फिर इंटर ऑपरेबल मतलब क्या होता है, इंटर ऑपरेबल मतलब आपके पास एक कार्ड है और आपके पास या कोई मान लो कोई पेमेंट सिस्टम है, आप उसका यूज हर जगह आप उसका यूज पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। तो वो इंटर ऑपरेबल है, मतलब किसी भी सिस्टम में वो यूज किया जा सकता है। ओके, क्यूआर बेस्ड कॉइन बेंडिंग मशीन यूजिंग एपीआई, मतलब पहले भी कॉइन बेंडिंग मशीन थी। आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आपको 10 रुपये का कॉइन चाहिए, तो आप उस मशीन में जाएंगे, 100 रुपये डालेंगे, वो 10-10 का कॉइन निकाल के दे देगा। तो अब क्या होगा कि आपके मान लीजिए 100 रुपये हैं आपके यूपीआई में, आपके बैंक में, आपने उसको यूपीआई के थ्रू उस पर मैसेज किया, आपको अब कैश मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया कॉइन बेंडिंग मशीन, तो क्यूआर के बेस पे चलती रहती है। ये सब आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा। यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये इकोनॉमिक सर्वे ने क्या ऑब्जर्व किया ये देख लेना आप। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा ये वो है, बाकी जो है वो देखते हैं। देखो याद भी तो रखना है, मतलब सिर्फ पढ़ लेने से कुछ थोड़ी होता है यार, याद रहेगा तभी आप वहाँ पर जाकर उसको प्रोड्यूस कर पाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, अभी जैसे वहाँ पर यूपीआई की जो लिमिट थी 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आप वो याद नहीं रख सकते बहुत ज़्यादा टाइम। अभी याद है, बाद में नहीं याद रहेगा वो, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हाँ भाई डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट है, बात ख़त्म वहीं पे।
यूपीआई क्या क्या कर सकता है, वहीं पे बात खत्म। आपको ऐसे नहीं कि आपको हर एक वर्ड बाय वर्ड याद करना है फिर आप प्रीलिम्स नहीं, फिर प्रीलिम्स तो भाई प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो एनपीसीआई ने कौन कौन से मतलब ये ऑपरेट करते हैं, ये चलाते हैं, तो भीम यूपीआई जो है वो एनपीसीआई ने ही बनाया है, और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट, एक बात याद रखना, जब ये 2 3 ये सब बोलते हैं तो जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में गलत ही होता है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बट इसको यूपीएससी ने पूछा हुआ इसलिए आप याद भी कर सकते हैं। तो मनी ट्रांसफ़र ऐप डिजाइन बाय द एनपीसीआई भीम ऐप, भीम ऐप तो आप यूज भी करते होंगे शायद, ठीक है। रुपे कार्ड जो है वो लाइक अदर जैसे कि मास्टर वीज़ा कार्ड होता है उसी की तरह ये पेमेंट गेटवे है, ठीक है। इसको भी हमारी एनपीसीआई ने बनाया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है। यूएमपीएस है जो भारत बिल पेमेंट से मंथली पेमेंट के लिए हुआ है, दोनों की मंथली पेमेंट, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 10,000 रुपये आप सोचते हैं कि मंथली मेरे घर पहुंच जाए, 10,000 गर्लफ्रेंड को पहुंच जाए, 10,000 फ्रेंड से उधार लिया था उसको मिल जाए, तो ये मंथली पेमेंट आपका ऐसे चलता रहेगा। ये इसके लिए आप बीबीपीएस या भारत बिल पेमेंट सिस्टम और यूएमपीएस का यूज कर सकते हैं, ओके। चेक ट्रांसलेशन सिस्टम में पहले ही बता चुका, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चेक ट्रांसलेशन सिस्टम, ओके। ये भी एनपीसीआई का है। एनपीएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम में वर्क करती है, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये भी एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसी का यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करके फास्टैग बना है। फास्टैग क्या करता है, टोल कलेक्शन। टोल कलेक्शन मतलब आपको पता होगा कि मतलब गाड़ियाँ आती जाती हैं तो रोड का टोल लेते हैं ना, उसका कलेक्शन करने के लिए हम आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का यूज करके, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसका यूज करके फास्टैग जो है वो पैसा कट कर लेता है अपने आप ऑनलाइन, ठीक है। तो अब ये फिजिकली पैसा दो काटो उसमें टाइम ज़्यादा, फास्टैग गाड़ी क्रॉस हुई पैसा कट गया, गाड़ी क्रॉस हुई पैसा कट गया, तो ये बहुत ईजी हो गया अब, ठीक है। और ये गाड़ी में एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिससे फास्टैग मतलब वो प्रीपेड होता है। ये अगर यूपीएससी पूछे कि जो फास्टैग वर्क करता है वो प्रीपेड पे वर्क करता है या ऑनलाइन लाइक कि मोबाइल फ़ोन से होता है, नहीं, उसमें इंस्ट्रूमेंट लगता होता है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कार के इस फास्टैग के इंस्ट्रूमेंट में, और वो जब जब टोल से जाएगा तो वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से पैसा कट होता जाएगा टोल कलेक्शन पे, ठीक है। और ये पे चैट बूट ये सब याद रखना, बात करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजिट आते हो गया, हेल्पलाइन वगैरह, ठीक है। डाक पे हो गया, ये डाक से याद रखना, डाक क्या, डाकिया आया, पत्र लाया, तो वही पेमेंट ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इट्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए है ये पेमेंट ऐप, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके लिए ये डाक पे ऐप है। भारत क्यूआर क्या है, भारत क्यूआर मतलब ऐसा क्यूआर जो इंटर ऑपरेबल है, और आरबीआई ने इसको मैंडेटरी कर दिया। भारत क्यूआर मतलब पहले क्यूआर क्या होते थे, प्रोप्राइटरी होते थे। प्रोप्राइटरी मतलब ये मेरा राइट है, इस पर मेरा मालिकाना अधिकार है। मतलब जैसे पेटीएम ने अपना क्यूआर कोड बनाए घूम रहे हैं, फ़ोन पे वाले अपना घूम रहे हैं लेकर, आरबीआई वाले अपना, और मतलब एसबीआई वाले अपना, आईडीएफसी वाले का अपना क्यूआर कोड है। तो डिफरेंस जैसे कि अब पेटीएम का क्यूआर कोड फ़ोन पे नहीं एक्सेप्ट का स्कैन कर सकता, फ़ोन पे का ये नहीं, तो वो प्रोप्राइटरी है, मतलब वो मालिकाना अधिकार पर चलने की, हाँ देखो फ़ोन पेटीएम वाला कहेगा देखो मेरा क्यूआर कोड है, इस पर मैं जैसे कहूँगा वैसे मेरे ही लोग केवल स्कैन कर सकते हैं, मेरा पेटीएम ऐप स्कैन करेगा और कोई ऐप नहीं स्कैन, तो प्रोप्राइटरी हो गए, वो इंटर ऑपरेबल नहीं है। इंटर मतलब एक दूसरे से, मतलब इंटर कहते हैं ना कि इंटर एंड इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बिटवीन, तो एक बिटवीन वो ऑपरेबल नहीं है। ऑपरेबल मतलब ऑपरेशन, इंटर ऑपरेबल मतलब बिटवीन ऑपरेशन, बिटवीन यूजेबल, ठीक है। तो वो बिटवीन यूजेबल नहीं है जो प्रोप्राइटरी है, बट जो भारत क्यूआर है वो इंटर ऑपरेबल है। याद आया कुछ, इंटर ऑपरेबल है। यूरोपी का भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये याद रखना जो एमजी नरेगा का है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका नाम पूरा भाई याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, मतलब महात्मा गांधी
नेशनल रूरल, रूरल से क्या होगा, रूरल मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कितने दिन का, 100 डेज का, ये सब याद आना चाहिए। 100 डेज का मैनुअल वर्क, आपको सॉफ्टवेयर वर्क, इंजीनियर वर्क नहीं प्रोवाइड, मैनुअल वर्क प्रोवाइड कराएगा। गारंटी देता है, मतलब लीगल है ये 100 डेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को। अगर नहीं प्रोवाइड करता तो गवर्नमेंट आपको पैसा तब भी देगी घर बैठ के, केवल नेम से मैं बता रहा हूँ अभी तक। गारंटी है ये, एक्ट है। कब आया, 2005 में। आप देख लेना, इतना ही पूछता है जब पूछता है। 100 डेज है, मैनुअल है, लीगल है। मिनिस्ट्री क्या है, रूरल मिनिस्ट्री है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इस पे याद रखना, इस पे जो पेमेंट होता है मिक्स मॉडल है, जो नाच सिस्टम है और एबीपीएस सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान जो आती है, उसमें जो होता है उसमें भी आधार बेस्ड और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज किया है। आधार इनेबल मतलब आधार है आपके पास, वो अकाउंट में लगा हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते। हम भी जैसे आप लोग, हम लोग भी जैसे जब पैसा निकालना होता है तो आधार से निकाल सकते हैं, तो वो भी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पे और करता है। और दोनों टेक्नोलॉजी जो है हमारे एनपीसीआई नहीं बनाया है, ओके। और जब पेमेंट ट्रांसफ़र होता है तो मिक्स मॉडल का मतलब आधार बेस्ड का भी यूज़ किया जाता है और ना सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है। तो एक्ट है 2005 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 100 डेज का वर्क देता है, मैनुअल वर्क देता है, याद रखना। और एक बात और बताओ, इसमें जो वुमेन है वो एटलीस्ट आई थिंक 1/3 वुमेन होनी ही चाहिए। और जो ग्राम सभा है उसका भी काफ़ी रोल है इसमें, ठीक है। ऑडिट करने के लिए ग्राम सभा का ऑडिट करेगी इसका, ओके। आई होप आप समझ चुके हैं कुछ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ई रूपी बाई एनपीसीआई, ओके। तो अब ये हम देखते हैं। तो ये यू रूपी क्या है, पहली बात याद रखना, यू रूपी जो है उसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, डेवलप किया है, ठीक है। अदर मिनिस्ट्री ने, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई और फूड मिनिस्ट्री हो गई, मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई, इन मिनिस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, इनके ने सपोर्ट किया। बट डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने डेवलप किया है। ये क्या है, ये प्रीपेड है, पहले ये बिल्कुल याद कर लो, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। यूपीएससी पूछे प्रीपेड है ये। और मैं एक याद करने के लिए बताऊँ, ये इट इज लाइक अ गिफ्ट कार्ड, इट इज अ गिफ्ट कार्ड, ओके। लेकिन लाइक जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड है, वो आप फ्लिपकार्ट पे यूज कर सकते हो ना, वो अमेजोन पे लगाओगे नहीं चलेगा, अमेजोन का अमेजोन पे यूज कर सकते हो। वैसे ये जो गिफ्ट कार्ड है, अगर ये जूते के लिए दिया गया तो जूता ले सकते हो, पानी पीने के लिए दिया गया तो पानी ले सकते हो, और अगर आपको जिम जाने के लिए दिया गया तो जिम आप इससे जा सकते हो, ओके। समझ में आ गया। तो ये फीचर फ़ोन में, फीचर मतलब कीपैड फ़ोन में भी आ सकता है। आपके पास कोड आएगा, आप ले जाकर उसको, मान लीजिए आपको जूता लेने के लिए ही गवर्नमेंट ने पैसा दिया, या यूरिया लेने के लिए, तो यूरिया वाले दुकान पे ही वो कोड चलेगा और आपको पैसा मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो प्रीपेड है, पहले आप ये समझिएगा, कैशलेस है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और ये क्या कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। इस बार यूपीएससी ने पूछा था, ये प्रोग्रामेबल है। यूपी जो है वो प्रोग्रामेबल है, मतलब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। देखो इतना जैसे आपने मान लीजिए, ये ऐसे भी वर्क कर सकता है, इसमें नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 1000, यार इसी पेन बिल्कुल नहीं चल रही, आई थिंक 1000 का आपको मिला, जो ये यूरोपी का कोड होता है, गवर्नमेंट ने दिया। बट गवर्नमेंट ने कहा देखो 1000 हम तुमको दे तो रहे हैं बच्चा, बट तुम 100 रुपये का इसमें चप्पल लोगे और क्या करोगे, 500 रुपये अपने बच्चे की स्टडी में या फीस दे दोगे, और 100 रुपये इसमें कितने बचे, 600, 400 रुपये खाने में यूज करोगे।
अब गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि भाई ये करोगे, लेकिन अब जो होल्डर है जिसको मिले वो हो सकता है कहे कि नहीं भाई सब खाने में यूज करेंगे, एसटीडी जाए भाड़ में, चप्पल जाए भाड़ में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो तुम जब जाओगे तो चप्पल की दुकान पे, तो वहाँ 100 रुपये चप्पल की दुकान पे ही ये ख़त्म होगा। मतलब ये 100 रुपये आप और कहीं यूज नहीं कर सकते, वो ऐसे प्रोग्राम है। ठीक है, आप फीस में अगर आप जैसे कि 400 रुपये खा लिए, 400 रुपये आपने खाया, उसके बाद आप खाने की दुकान पे जाओगे तो ये 600 नहीं कट सकता, खाने की दुकान वाले नहीं काट सकते। ये चलेगा ओनली स्कूल में 500 चलेगा, और 100 रुपये ओनली चप्पल की दुकान पे चलेगा। तो ये प्रोग्रामेबल है। इशू कौन कौन कर सकता है, याद रखना, हु कैन सेल, बैंक, नॉन बैंक, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लाइक अमेजॉन पे, मोबीक्विक, ये लोग भी इसको सेल कर सकते हैं। और इसको बाय कौन कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, रिटेलर, इंडिविजुअल, मतलब कोई भी बाय कर सकता है। ओके, आई होप अंडरस्टैंडेबल था। इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। क्यूआर कोड कंपलसरी टू यूपीआई भारत, क्यों यूपीआई भारत होना चाहिए, भारत क्यूआर क्यों होना चाहिए, क्योंकि और सब में प्रोप्राइटरी क्यूआर होते थे। मैं बता चुका हूँ प्रोप्राइटरी क्या होता है, मालिकाना हक होता है, मेरा क्यूआर मेरे ही ऐप पर चलेगा। यूपीआई क्यूआर कोड और भारत क्यूआर कोड दोनों इंटरऑपरेबल हैं। ठीक है, आरएमआर क्यूआर कोड क्या है, रेक्टेंगुलर, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास इतना स्पेस नहीं है क्यूआर लगाने का तो इतने में लगा सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड हो गया। स्कैनिंग स्पीड जो होगी वो सेम होगी, मतलब ऐसा अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक कि रेक्टेंगुलर जो माइक्रो क्यूआर कोड है उसकी स्कैनिंग स्पीड बहुत तेज़ है नॉर्मल क्यूआर से, तो ऐसा कोई नहीं, स्पीड तो वही रहेगी, सेम ही। ओके, कार्ड टाइप बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, जो मैग्नेटिक कार्ड, इतना ही याद रखो, जो मैग्नेटिक कार्ड होते थे उसको उनमें क्लोनिंग करने की प्रोबेबिलिटी होती थी, बट उसके बाद जो ईवीएम कार्ड आया उसमें कॉन्टेक्टलेस होता है और उससे होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होती। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इसको सीडीएस ने पूछा है कि व्हाट कॉल द प्लास्टिक मनी, तो याद रखना डेबिट और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी, ये प्लास्टिक की तरह होते हैं। ओके, इनको मनी क्यों कहा गया, ये मनी के इंस्ट्रूमेंट है बट दे आर कॉल्ड द मनी बिकॉज तुरंत आप इनसे मनी निकाल सकते हो, तो ये यूज एज ए मनी। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड द प्लास्टिक मनी। ओके, क्रेडिट मतलब बोरोइंग करना, क्रेडिट इज लाइक अ लोन, लाइक अ बोरोइंग, इस पे आप इंटरेस्ट देते हैं, रिवार्ड पॉइंट मिलता है। डेबिट मतलब आपके ऑलरेडी बैंक में है एटीएम, डेबिट मतलब एटीएम कार्ड आपके बैंक में है तभी तो आप पैसा निकाल पाएंगे एटीएम से। ठीक है, हाइब्रिड क्या हो गया, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो वो हाइब्रिड हो गया। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत, जैसे ई फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब पर जब आप अपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देते हैं तो वो सेव कर लेते हैं अपने आप में। आप नेक्स्ट टाइम फिर जब जाएंगे तो वो तुरंत आपको फिर से डालने के लिए वो तुरंत दे देंगे, लो भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे बाप का पैसा है उड़ा लो। ठीक है, तो कार्ड टोकनाइजेशन होगा। कार्ड टोकनाइजेशन मतलब वो सेव करें हैं डिटेल, अब हो सकता है कोई चोरी कर ले, उनकी साइट हैक करके सारे कार्ड का नंबर लेकर चला जाए, तो इसके लिए आरबीआई ने कहा कि देखो भाई आप लोग जो कार्ड होल्डर हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये सब के, वो आप टोकनाइजेशन करो। टोकनाइजेशन मतलब टोकन ले लो अपने कार्ड का, आपके कार्ड का नंबर 1 2 3 4 है, आप टोकन ले लो 2 4 3 का, लेकिन वो पेमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 पे। ठीक है, तो वो कार्ड टोकनाइजेशन उसको कहते हैं, डिजिटल सेफ्टी के लिए, हाइड सेंसिटिव डाटा। ठीक है, ये कार्ड से भी लेस ट्रांजेक्शन वो देख लेना, लेस ट्रांजेक्शन जो हम कार्ड होल्डर को वेरीफाई हमेशा करना पड़ता है वो कम हो जाएगा कार्ड टोकनाइजेशन जब होगा वेरीफाई। फिर फास्टैग में बता चुका हूँ। ठीक है, नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो थे उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके फास्टैग मिला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको इशू किया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये एनपीसीआई ने ही इसको बनाया, मैंडेटरी है, नहीं तो ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर आप फास्टैग नहीं लगवाते अपनी गाड़ी पे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट आई थिंक अब बाद में करते हैं, बाद में स्पीड पकड़ा क्योंकि बहुत दिन बाद आज शुरू किया था।
ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड हो सके तो सब्सक्राइब करना, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, लिंक मैं दे दूँगा, आप बताना। और खुश रहो, हैप्पी रहो, जो खुदा भगवान ने दिया सब ठीक है। ठीक है, मेरे लिए भी दुआ करना। ओके, तो बाद में करते हैं, इसके बाद बहुत फास्ट करेंगे। मैं मानता हूँ कि इस बार गलती हुई मुझसे, ये शायद मुझे अब तक ख़त्म कर देना चाहिए था। 1A1 में यही सी रेट में आया था कि ख़त्म कर दूंगा, बट ओके, कर लेंगे ख़त्म, कभी धीमे कभी कम। ओके, तो थैंक यू सो मच।